गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हमने करा हुआ था उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिए थे, बट उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जो हमने नहीं किए थे। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 करा रहा हूँ। जो सिमिलर एक जैसे क्वेश्चन होंगे मैं उसको आपको समझा दूंगा, बट उसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझने हैं तो आप एक काम करना, बुक सामने रखना, और जब क्वेश्चन करा रहा हूं साथ में जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा देख लो। कह रहा है अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। एक लिक्विड है जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है विथ इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट अ फिक्स टेम्परेचर। एक कंटेनर है, सील्ड पैक है, उसमें एक लिक्विड है। ये सपोज एक लिक्विड है। लिक्विड इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, अपनी वेपर के साथ। ये इसकी वेपर होगी, ये क्या हो गया, लिक्विड। और हाँ, ये सील पैक है। आपको पता है इक्विलिब्रियम में हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्जन दोनों सेम स्पीड से होता है, जिसको हम कहते हैं इन जनरल आर फॉरवर्ड इक्वल टू आर बैकवर्ड। तो ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है लिक्विड से वेपर वाली फेज के बीच में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर फॉरवर्ड लिक्विड टू वेपर, दैट मीन्स आर वेपराइजेशन इक्वल टू आर बैकवर्ड, वेपर से लिक्विड यानी कि आर कंडेंसेशन। ऐसा कुछ होना चाहिए फिर। ठीक है, नाउ वो क्या कह रहा है, जब ऐसा कोई कंटेनर आपका सिस्टम है और आप नाउ आप इसका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर दे रहे हो। ये जो सेक्शन है आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा दिया का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ये था यहाँ लिक्विड भी थी और वेपर भी थी, अब इसका वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हो। वॉल्यूम का मतलब कंटेनर अब इतना ना होकर थोड़ा सा बढ़ गया, कंटेनर थोड़ा सा ज्यादा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। सील पैक ही है। तो जब आपने ऐसा कर दिया उस कंडीशन पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये इसकी कह सकते हैं क्वेश्चन में गिवन डिटेल्स थी। एक लिक्विड था, उसके साथ वेपर सील पैक में थी और वो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा था, और साथ में इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा था। तो हमें पता चल गया क्या, कि लिक्विड से वेपर का कन्वर्टेशन यानी कि आर वेपराइजेशन इक्वल टू वेपर से लिक्विड का कन्वर्जन यानी कि आर कंडेंसेशन। फिर वो बोल रहा है अगर इस सेक्शन का वॉल्यूम आप बढ़ा दो, क्या कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। नाउ व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन वेपर प्रेशर। ये कह रहा है जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में पूछ रहा है कि वेपर प्रेशर के इनिशियल इफेक्ट पर क्या चेंज पड़ेगा। वेपर प्रेशर के इनिशियल इफेक्ट पर क्या चेंज पड़ेगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो अब लिक्विड ने वेपर को कन्वर्ट किया और ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है ऊपर से सील पैक होने की वजह से सरफेस छोड़ के तो नहीं भागेंगे, ये सरफेस पे ही रहेंगे लिक्विड की, और आप सरफेस से लिक्विड पर एक प्रेशर लगाएंगे, दैट वी कॉल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर था वॉल्यूम के बढ़ जाने के बाद क्या चेंज हुआ, ये है वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब। ये हो गया सेक्शन। तो देखो ये जो वेपर थी अब अभी इतने सेक्शन पे स्प्रेड थी, अब इतने सेक्शन पे स्प्रेड हो जाएगी। तो अगर आप इसको इतने में स्प्रेड कर दोगे, जब आप स्प्रेड कर दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ने से आपने इसका क्या बढ़ा दिया, पर यूनिट एरिया बढ़ा दिया। और जब एरिया बढ़ जाता है, वो वेपर जो इतने सेक्शन पे प्रेशर लगा रही थी, अब वही वेपर ज्यादा एरिया वाले सेक्शन पे प्रेशर लगाएगी, तो खुद सोचो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है इसका, व्हाट हाउ डू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि यार इक्विलिब्रियम है लिक्विड और वेपर के बीच में, तो आर वेपराइजेशन इक्वल टू आर कंडेंसेशन ये होगा। बट जब वॉल्यूम को उसने इंक्रीज किया हुआ है उस कंडीशन पे वो कह रहा है, जब यहां तक तो ठीक था, वेपराइजेशन इक्वल टू कंडेंसेशन था, पर जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया उसके बाद इन दोनों के वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के चेंज होने के बाद
इनिशियल मतलब वॉल्यूम के चेंज होने से इनके इनिशियल और इसके इनिशियल चेंज कैसे होंगे, मतलब क्या ये वेपराइजेशन एज इट इज रहा होगा, कंडेंसेशन एज इट इज रहा होगा? तो इसका क्वेश्चन है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो नाउ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा सरफेस पे आ चुके होंगे। जब वो ज्यादा सरफेस पे आ चुके होंगे तो क्या हो गया होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ी ज्यादा सरफेस पे आ चुके होंगे, तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नाउ दे विल फॉर्म मोर वेपर देन इनिशियल कंडीशन। पहले वाली कंडीशन से जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन अब जब हो चुका है तो उससे अब वो क्या करेंगे, ज्यादा वेपर बनाएंगे, तो सिंपली वेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। कंडेंसेशन रेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आपने बढ़ाया तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स भले ही ज्यादा सेक्शन पे आए तो वेपर भी तो ज्यादा सेक्शन तक स्प्रेड हुई, लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पे वेपर बनी किससे, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होगी। पहले लिक्विड स्टेट होगी तभी उससे तो वेपर बनी होगी। तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली वेपर के मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स लिक्विड में वापस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका देखो इस कंडीशन पे जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी लिक्विड है, ज्यादातर चीजों में क्या हो जाता है, जब कोई वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हो, ऊपर से प्रेशर बना हुआ है, तो क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऊपर तो तब होते हैं जब उनके पास एनर्जी हाई हो। मैक्सिमम वो कौन सी स्टेट में रहना चाहते हैं, स्टेबल स्टेट में। स्टेबल स्टेट का मतलब लो एनर्जी स्टेट, तो लो एनर्जी स्टेट मतलब वो किस में आ जाएंगे, लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में आ जाएंगे मतलब वो नीचे को डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो वेपराइजेशन रेट क्या होगा, स्टार्टिंग में बढ़ जाएगा, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स अब ज्यादा वेपर बनाएंगे। पहले लिक्विड इतने थे, अब थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो वेपराइजेशन रेट जैसे बढ़ा तो ऑटोमेटिकली वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिक्विड पे अब ज्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं लिक्विड के सेक्शन पे, तो ऑटोमेटिकली कंडेंसेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा, ऐसा करने से वेपर प्रेशर पे क्या चेंज आएगा, ऐसा करने से वो क्या कह रहा है, वेपर फाइनल वेपर प्रेशर कितना होगा, फाइनल वेपर प्रेशर आपको पढ़ा चुका हूं, वेपर के मॉलिक्यूल का लिक्विड पे लगने वाला प्रेशर यहां पे जितना था, और उसके बाद जब वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद कितना होगा। तो क्वेश्चन ये है, वेपर प्रेशर अनचेंज रहेगा, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, अनचेंज। अब आपको लग रहा होगा अभी तो मैंने बोला वेपराइजेशन रेट क्या हुआ, बढ़ गया, तो कंडेंसेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। कंडेंसेशन रेट कम हो गया तो कंडेंसेशन मतलब वेपर से लिक्विड वाला पोर्शन कम हो गया, तो वेपर के मॉलिक्यूल्स ही तो कम हो गए, तो प्रेशर कैसे कम नहीं लगाएंगे, कम लगाना चाहिए उनको। बट क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहे थे, जब वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ने से इक्विलिब्रियम बनेगा, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी तरीके का एक्सटर्नल चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पर, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम विल स्टेब्लिश अगेन, वो इक्विलिब्रियम अगेन स्टेब्लिश हो जाएगा, बट वहां पे वेपराइजेशन रेट थोड़ा सा पहली वैल्यू से बढ़ा हुआ होगा और कंडेंसेशन रेट थोड़ी वाली वैल्यू से क्या होगा, घटा हुआ होगा। दैट मीन्स वेपर प्रेशर वापस क्या होगा, उतना ही लग जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर जो प्रेशर लगा रही है वो वेपर के बनने के वजह से लगा रही है, वेपर उतनी ही बनेगी, वेपर ज्यादा सेक्शन तक स्प्रेड हो चुकी है। मतलब समझो, पहले इतने सेक्शन में जितने वेपर के मॉलिक्यूल्स थे, सपोज यहाँ पे 5 थे, अब इतने सेक्शन में वेपर के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर के वॉल्यूम के बढ़ने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है, what is the Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance is SO2, O2 and SO3, this for the reaction। अब जरा सुन लो, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर याद होगा हमने ये क्वेश्चन करे हुए, मैं जो सिमिलर जैसे क्वेश्चन है रिपीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है इसके लिए Kc निकालिए। क्या निकालिए, Kc को आप जानते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको हम बात करते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम की मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन में। हम कुछ चीजों को रिवाइज भी करते रहेंगे, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। Kc, आपको एक चीज बता दो, इस क्वेश्चन में SO2, O2 और SO3 तीनों गैस फेज में दिए हुए हैं। SO2
का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं अब बुक में चेक करते रहना। O2 का दिया हुआ है और इवन SO3 तीनों गैसेस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वो हमसे Kc की वैल्यू चाह रहा है। अगर आपको याद होगा Kc इक्वल टू फॉर दिस रिएक्शन ऑल थ्री आर गैसेस, गैसेस है तो Kc ले सकते हैं, तो क्या होगा SO3 का होल स्क्वायर, SO2 का होल स्क्वायर, मैंने गैसेस लिखा नहीं बट ये गैसेस दी हुई है क्वेश्चन में। O2 SO3 की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 1.90 m, SO2 की दी है 0.60 m, O2 की दी है 0.82, वैल्यू प्लेस करो और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको और ज़्यादा समझाना चाहिए। एक लास्ट चीज बता दूं, यूनिट, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है कैपिटल M या मोल पर लीटर, तो ये मोलैरिटी का स्क्वायर हो गया, ये भी मोलैरिटी का स्क्वायर है, ये है मोलैरिटी, ये कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलैरिटी की पावर -1, यानी कि क्या मोल पर लीटर की पावर -1 इंडिकेट दैट लीटर पर मोल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ PA, देखो आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स। देखो क्या बोल रहा है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयोडीन गैस के मॉलिक्यूल्स आयोडीन के एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन, इससे पहले जो वाला क्वेश्चन हमने किया था वो Kc वाला था, Kc निकालना था और हमें कंसंट्रेशन दिया था। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में जब कंसंट्रेशन दिया होता है तो Kc, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेशर की बात कर रहा है, तो वहां पे Kc ना होकर चीजें यूज हो जाती है Kp में। और मैंने आपको बोला था जब Kc लेते थे तो कंसंट्रेशन लेते थे, और कंसंट्रेशन को आप ऐसे दिखाते थे, और किस किसका लेते थे, गैसेस का, एक्वस सॉल्यूशंस का, सॉलिड का नहीं लेते थे क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1 होता है, प्योर लिक्विड का नहीं लेते थे क्योंकि प्योर लिक्विड का कितना होता है 1 होता है। लिक्विड में उनको लेते थे जो हमारे क्या होते थे, मिक्स लिक्विड होते थे और जो स्पेशली प्रोडक्ट साइड में बन रहे हो, ठीक है, और प्योर लिक्विड वो मान लेते थे हम जो रिएक्टेंट साइड में हो बेसिकली। ठीक है, केपी में क्या लेते थे, प्रेशर लेते थे, बट प्रेशर केवल गैसेस का आता है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने समझाया था। तो ये एक इक्विलिब्रियम है, I2 गैस आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसको और बारीकी से देखें, देखो I2 के मॉलिक्यूल्स I2 के I के एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर, क्वेश्चन में बोला है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है और टोटल प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर 10⁻⁵ पास्कल ये दिया हुआ है, हमें निकालना है Kp निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, Kp निकालना है। वो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रेशर इस सेक्शन का इतना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, दैट मींस प्रेशर ऑफ I2 एंड प्रेशर ऑफ I दिया हुआ है। टोटल प्रेशर में तो इसका भी प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा, उसने ये नहीं बोला कि इट इज द ओनली प्रेशर ऑफ I2, वो बोला इट इज द टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसका है, रिएक्शन का है, रिएक्शन में तो I2 भी प्रेशर लगाएगा, ये भी लगाएगा क्योंकि दोनों ही गैस है। बट वो कह रहा है जो आयोडीन की वेपर है, आयोडीन की वेपर कंटेन 40% ऑफ इट्स एटम। जो आयोडीन की वेपर है, आयोडीन की वेपर आई, वो कितना कंटेन कर रही है, 40% कंटेन कर रही है। क्या कर रही है, 40% कंटेन कर रही है ऑफ इट्स एटम, ऑफ इट्स 1 एटम कह रहा है, उसके 1 एटम का 40% कंटेन कर रही है। तो मेरी बात सुन लो, ये एटम के रिगार्डिंग बात कर रहा है, दैट मींस ये 40% वाला जो सेक्शन दिया है प्रेशर का, वो इसके लिए दिया है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ये आपका एटम है। तो अब जरा सुनो, अगर मैं Kp का फॉर्मूला भी लगाऊं, आप सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, Kp का फॉर्मूला भी लगाऊं तो Kp इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ I, अच्छे से याद होगा, देखो इसके कोफिशिएंट टू द प्रेशर ऑफ I का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ I2। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ I और प्रेशर ऑफ I2 दोनों ही नहीं है, बट वो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम वो क्या है, 40% है। क्या है, 40%। अब 40% किसका होगा, ये दोनों मिलकर प्रेशर इतना लगा रहे हैं, तो 40% प्रेशर किसका होगा, 40% जो, अब देखो दोनों का टोटल प्रेशर 10⁵ है,
आयोडीन के एटम का प्रेशर 40% है, बट किसका 40% है? टोटल वैल्यू का। तो 40% ऑफ क्या? 10⁵। तो कितना हो गया? 40 इंटू 10⁵ अपॉन कितना? 100। अब सिंपल बात है, अगर आयोडीन के एटम वाला सेक्शन 40% प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका कितना होगा फिर? 60। तो P ऑफ I2 कितना होगा? 60% ऑफ 10⁵। केपी में पहली बात प्रेशर लेते हैं। प्रेशर किसका लेते हैं? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में गैसेस टर्म्स का। ये क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये I2 मॉलिक्यूल है, ये दिख रहा है आपको, ये आपके एटम है। इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे PI स्क्वायर हो जाता है, कि कोफिशिएंट पावर में चले जाते हैं। ये हो गया P ऑफ I2। क्वेश्चन में केपी निकालने के लिए प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम चाहिए, प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल चाहिए। तो मेरी एक बात सुनो, आयोडीन के जो एटम का प्रेशर है, कुछ नहीं दिया है, बट बोला गया है आयोडीन वेपर कंटेन, आयोडीन की वेपर तो दोनों ही है, ये भी आयोडीन है, ये भी आयोडीन है, कंटेन 40% बाय वॉल्यूम। वो कितना कंटेन कर रही है? 40% कंटेन कर रही है ऑफ इट्स वन एटम। वो उसके एटम का 40% कंटेन कर रही है। दैट मीन्स हाँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर ऑफ आई, दैट इज 40% ऑफ 10⁵। और प्रेशर ऑफ I2 कितना हो गया? 60% ऑफ 10⁵। ये टोटल प्रेशर है, ये प्रेशर दोनों मिलके लगा रहे हैं, बट ये कितना लगा रहे हैं? 40% ऑफ दिस। तो ये लगाएगा 60% ऑफ दिस। रख लो वैल्यू। देखो ये हो गया फर्स्ट वाली वैल्यू में। अगर आप रखोगे, देखो फर्स्ट वाली वैल्यू में आप जब रखोगे, पहले वाले में क्या हो जाएगा? Kp इक्वल टू 40 इंटू 10⁵ अपॉन 100। नेक्स्ट में 60 इंटू 10⁵ अपॉन 100। ये हो जाएगा। ऊपर वाले का स्क्वायर है, ऊपर वाले का क्या है? स्क्वायर है। अब देख लो कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 10⁴। कैसे हुआ? स्क्वायर किया है बस, कुछ नहीं किया। 0 से 0 कैंसिल, 10⁵। तो अब ये हो गया 16 इंटू 10⁸, ये हो गया 6 इंटू 10⁴। ये आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट बता दूं, ये स्क्वायर है, तो दैट मीन यहाँ पे एटीएम का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा? ओनली एटीएम होगा। तो यूनिट हो जाएगी दैट इज आवर केपी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला है मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके लास्ट तक छोड़ दूंगा बस। ठीक है, और इन क्वेश्चन को करने के लिए आगे आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल वाले भी चाहिए होंगे, तो एनसीईआरटी की बुक सामने रखना। लॉग एंटी लॉग टेबल आपको वहीं से देखने में हेल्प होगी। एग्जाम में याद नहीं करनी होती, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 7.4। एनसीईआरटी का 7.4 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन लिखिए फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए। किसके लिए लिखिए? केसी के लिए। देखो कुछ क्वेश्चन तो मैंने बुक क्लास में कराए हैं, बट चैप्टर में आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं। 2NOCl गैस चेंज इनटू 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है? केसी का। तो केसी का एक्सप्रेशन देखो, मैंने आपको बोला है केसी में गैसेस आती है कंसंट्रेशन में, लिक्विड आते हैं, वो भी कौन से? इम्प्योर लिक्विड आते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस भी आते हैं, याद करो। तो ये सारी गैसेस है। और तो केसी इक्वल टू क्या होगा? NO गैस का होल स्क्वायर। यही तो होता है एक्सप्रेशन, और कुछ थोड़ी दिया है। Cl2 गैस अपॉन NOCl गैस की होल पावर 2। देख लो, यूनिट नहीं पूछ रहा है, पूछता तो देखो क्या होती। कंसंट्रेशन में जो भी चीज आती है दैट इज कॉल्ड रेफर एज मोलैरिटी। तो मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। कैंसिल, मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बचे हुए पार्ट एक भी मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये आपने देखा होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा तो आपको खुद लगेगा कितने ईजी है, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट 7.5 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी। अगेन 7.5 क्वेश्चन कह रहा है केसी की वैल्यू फाइंड कीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए? केसी की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन फॉर द ईच रिएक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ Kp इज दिस। क्वेश्चन है 2NOCl गैस इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है किसके साथ? 2NO गैस
प्लस Cl2 गैस। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है Kc की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन यू हैव Kp वैल्यू। Kp कितना है आपको 1.8 इंटू 10s पावर -2 एट 500 केल्विन। टेम्परेचर कितना मेंशन है 500 केल्विन। Kc निकालना है, रिएक्शन दी हुई है, Kp भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। और चाहिए क्या, एक रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT की होल पावर डेल्टा Ng। सारी चीजें है। R जो आप यूज करोगे दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम इनवर्स केल्विन मोल। ये R की वैल्यू हो गई, ठीक है। देखो अब जरा सुनो, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब सुनो, Kp गिवन है, Kc आपको निकालना है, R बता दिया, T टेम्परेचर 500 केल्विन है, डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट स्टेट। यहाँ पे गैस में ये दोनों है, इसके मोल्स 2, ये भी गैस में, इसके मोल 1, कोफिशिएंट से मोल देखते हो 2 + 1, इसके 2 है तो 2 + 1 - 2 गिव यू 1। बस अब रखा ही क्या है देख लो, यहां से Kc निकालना है तो Kc इक्वल टू हो जाएगा Kp, Kc इक्वल टू हो जाएगा Kp RT की पावर 1, डेल्टा Ng 1 आ गया। नेक्स्ट देखो Kp कितना 1.8 इंटू 10s पावर -2 R 0.0821 T कितना 500। बस सॉल्व कर दो, होल पावर 1 का मतलब तो सेम ही रहता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट कितनी आएगी आपको मैं बता दूं, यूनिट वैसे लिखनी चाहिए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप जो रिएक्शन थी उसी से यूनिट बना लो। ये थी 2NOCl गैस चेंज इनटू 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। तो देखो Kc के रिगार्डिंग तो ये तीनों आएंगे बिकॉज गैसेज है। इसमें बनेगा स्क्वायर मोलैरिटी का, इसमें बनेगा ओनली मोलैरिटी, इसमें स्क्वायर, ये रेशियो में आएंगे तो ये इससे कट जाएगा, केवल आ जाएगी मोलैरिटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, बिल्कुल सेम है, वो आपसे हो जाएगा। 7.6 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, Kc इक्वल टू, Kc गिवन है आपको 6.3 इंटू 10s पावर 14। इक्विलिब्रियम में जो Kc गिवन है वो 6.3 इंटू 10s पावर 14 है। किस पर 1000 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पे 1000 केल्विन टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, रिएक्शन NO गैस प्लस O3 गैस रिवर्सिबली चेंज NO2 गैस प्लस O2 गैस। इस रिएक्शन के लिए 1000 केल्विन टेम्परेचर पर यह आपको Kc मिला हुआ है। वो कह रहा है बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर प्रोसेस। इसमें देखो NO प्लस O3 से अगर NO2 प्लस O2 बन रहा है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। NO2 प्लस O2 से जब NO प्लस O3 बन रहा है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। वो बोल रहा है इसको बोथ आर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए। बायोमोलिक्यूल मतलब जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के रिगार्डिंग देखें तो भी 2 ही मॉलिक्यूल्स है, बैकवर्ड के रिगार्डिंग देखें तो भी 2 ही मॉलिक्यूल है और एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। दैट्स व्हाई दिट इज कॉल्ड एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें निकालना है K'(C). क्या निकालना है K'(C) फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। क्या निकालना है बैकवर्ड। मैं आपको सिंपल बता दूं, जब भी हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए K'(C) निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला क्लास में पढ़ाया था, ये K'(C) जो बैकवर्ड होगा दैट इज इक्वल टू 1/Kc ऑफ फॉरवर्ड। इससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये आया कैसे सुनो।
अगर आप प्रॉपर तरीके से केसी लगाओगे इस क्वेश्चन में, केसी इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। क्यों? वही तो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। गैसेस में तो आप कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे। ये फॉरवर्ड के हिसाब से हुआ, ये तो केसी दिया हुआ है। अब आप इसको समझो, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तब आपका केसी ये था, और रिलेशन बना दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस। अगर हम इसको रिएक्टेंट माने, इसको प्रोडक्ट माने, तो नाउ केसी हमें इस इधर से इधर को देखना पड़ेगा, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो ये प्रोडक्ट का काम करेगा, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO इंटू O3 अपॉन NO2 इंटू O2। तो वो पहली वाली वैल्यू में जब आप केसी निकाल रहे हो, केसी यही तो होगा। देखो केसी क्या होगा, NO2 इंटू O2 अपॉन NOO3। ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी हो गया, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया। और ये K' क्या होगा, देखो K' बैकवर्ड के हिसाब से बना हुआ है, तो K' क्या होगा, NOO3 अपॉन NO2 और O2। अब आप जानते हो इसको हम यहां नहीं ला सकते, बट इसके अपॉन में तो ला सकते हैं, तो वो तो मैंने यहां लिखा है, बस सॉल्व। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेना, मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.7 क्वेश्चन। Explain why pure liquids and solid can be ignored while writing the equilibrium constant expression। ये क्वेश्चन कह रहा है, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हो, आइदर यू राइट Kc और यू राइट Kp, जब आप दोनों को ही लिखते हो, why we ignored the concentration of pure liquids and solids। हम इनकी कंसंट्रेशन को इग्नोर क्यों कर लेते हैं? इग्नोर करने का मतलब, कभी भी हम जब केसी लिखते हैं, सॉलिड वाले सेक्शन को तो नहीं लिखते, लिक्विड में भी लिखते हैं बट इम्प्योर लिखते हैं। वे भी कितने बार मैंने बोला, गैस को तो पक्का ही लिखते हैं और एक्वस को भी लिखते हैं, क्योंकि केसी और केपी लिखते समय कंसंट्रेशन फॉर केसी, प्रेशर फॉर केपी उनका लिखा जाता है जिसमें कंसंट्रेशन का चेंज हो या प्रेशर का चेंज हो। प्योर लिक्विड्स और सॉलिड में कंसंट्रेशन चेंज और प्रेशर चेंज बहुत ही हार्डली होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, और प्रेशर चेंज रेयर होने का रीजन होता है इनकी डेंसिटी क्या होती है, अनचेंज रहती है। तो डेंसिटी अनचेंज होने की वजह से हम इनका कंसंट्रेशन चेंज उतना अच्छा मेजर नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम केसी में इसको डिनोट नहीं करते, क्योंकि जो कंसंट्रेशन चेंज है, जिसको आप इस ब्रैकेट से दिखा रहे हो, जिसको आप मोलैरिटी भी कह रहे हो, मोलैरिटी, that is directly proportional to mole per liter, that is again directly proportional to mole। मोल को हम किसी भी चीज के मास से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे, यानी कि मास पर लीटर, मास लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम किसको रिलेट करता है, डेंसिटी को। अब खुद सोचो, मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन चेंज डेंसिटी को रेफर कर रहा है, तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम का जो आपका क्या होता है, मास होता है, क्या वो सॉलिड में बदल जाएगा? आप उसे भले किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दो, कोई सॉलिड फॉर्म में स्टेट है, आयरन है, क्या आयरन अंदर जाके कितना भी फर्दर ब्रेक हो जाए रहेगा तो आयरन का एटम, आयरन का एटम है तो डेंसिटी भी तो आयरन की होगी। दैट्स वाई उसका डेंसिटी चेंज तो होगा ही नहीं ना, आयरन ही तो रहेगा, आयरन वहाँ पे कुछ और चीज़ थोड़ी बदल देगा, तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो कंसंट्रेशन चेंज भी तो सेम ही रहेगा। और जिसका चेंज ही नहीं होता हम उसको नहीं लेते, क्योंकि हम उसको प्योर मानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7.8। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो जरा अच्छे से आराम से देखना। रिएक्शन बिटवीन N2 and O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। एक केमिकल रिएक्शन है, किसके बीच में, N2 और O2 के बीच में। 2N2 प्लस O2 रिवर्सिबली चेंज। ये गैसेज है, हाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं न्यूमेरिकल में ध्यान रखूंगा इसका। मैं गैसेज तो मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस के अलावा और कौन सी स्टेट में होगी, 2N2O, ये भी गैस है।
तो ये जो आपको N2 O2 के बीच में एक रिएक्शन दी हुई है इक्विलिब्रियम पे, वो कह रहा है इस मिक्सचर में N2 के मोल्स 0.482 है। और मैं बहुत सारी चीजें अब नोट नहीं करूंगा, आपसे करो बुक सामने रख के सुनो मुझे। N2 के मोल्स 0.482 मोल्स है, O2 के मोल्स कितने हैं 0.933। मैं पढ़ के सीधे सॉल्व करूंगा, ठीक है। O2 के मोल्स 0.933 है और ये 10 लीटर के वेसल में है। वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, मतलब एक वेसल है जिसमें N2 प्रेजेंट है इतने मोल्स, O2 प्रेजेंट है इतने मोल्स। वो कह रहा है जिससे क्या हो रहा है, एक फॉर्म किया जा रहा है N2O। और Kc कितना है क्वेश्चन का, Kc गिवन है मुझे 2.0 इंटू 10⁻⁻37। ये Kc गिवन है। डिटरमाइन द कंपोजिशन एट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब Kc अगर है तो ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के सम अमाउंट से प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट बना होगा। तो वो कह रहा है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ होगा, जब सम अमाउंट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट। तो जब ये बना उसी के बाद तो N2 प्लस O2 से N2O का कन्वर्जन यानी कि फॉरवर्ड रेट, और सेम N2O से N2 प्लस O2 का कन्वर्जन दैट मीन्स बैकवर्ड रेट, तभी तो इक्वल स्टेब्लिश हुआ होगा। तो वो कह रहा है उस पॉइंट पे N2 और O2 की कितनी क्वांटिटी है, कंपोजिशन मतलब, और N2O की कितनी क्वांटिटी है, ये हमसे पूछा है। कैसे करें इसको, अगर आपको याद होगा कैसे करते हैं हम इसको। Kc इक्वल टू, अगर हम इन जनरल फॉर्मूला लिखे Kc इक्वल टू क्या होगा, N2O का होल स्क्वायर अपॉन N2 का होल 2 O2 का 1, यही होगा Kc के रिस्पेक्ट में बात करें। अब हम, आपको याद होगा जब हम कंसंट्रेशन ले रहे होते हैं तो हम पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं। कौन सा लेते हैं, इनिशियल का मतलब जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इट मींस T इक्वल टू 0। N2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। N2 के मोल्स दिए थे हमें 0.482, N2 के कितने दिए 0.482, वॉल्यूम कितना है 10, N2 के रिगार्डिंग बात हो गई। O2 के दिए 0.933, वॉल्यूम कितना है 10। इनिशियल में ये 0 लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, इनिशियल का मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ है तो अभी ये बना नहीं होगा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पर हम क्या करते हैं, इसका कुछ अमाउंट खर्च होगा, इसका कुछ अमाउंट क्या होगा, खर्च होगा। जब हम अमाउंट खर्च होगा दैट मींस 0.482 का कुछ अमाउंट खर्च होगा, O2 का भी कुछ खर्च होगा, 0.933 अपॉन 10। अब मैंने आपको हमेशा बताया खर्च होने, जब कोई अमाउंट खर्च हो रहा है रिएक्टेंट के साइड से तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट में अगर बनेगा तो प्लस आएगा। कितना होगा, स्टॉकियोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसके 2 है तो इसके 2 मोल्स खर्च हो रहे हैं, 2x, इसका x मोल खर्च हो रहा है, इसका कितना बनेगा, फिर याद करो 2x बनेगा, और 2x अपॉन क्या बनेगा 10, क्योंकि कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। बस अब करना ही क्या है, ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है, हमें कौन सा लेना है Kc में, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये, बिकॉज ये तो इनिशियल है, तो अब Kc में हम ये वैल्यू प्लेस करेंगे। बट बस सीधे स्टार्ट कर दो, जब हम Kc में वैल्यू रखेंगे देखो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 10। Kc कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 10 का होल स्क्वायर, दिख रहा होगा यहां 0.482 माइनस एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर अपॉन 0.933 माइनस एक्स अपॉन 10, होल स्क्वायर वहां करेंगे जहां पे कोफिशिएंट 2 है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लो इस क्वेश्चन में जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगी, जब भी क्वेश्चन में Kc की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, 10⁻⁻37 बहुत छोटी है, -37 समझ लो 0.00 है, that clearly indicate chemical reaction will hardly proceed in forward direction। Kc की स्मॉल वैल्यू का मतलब Kc किसको रिफर करता है, तो CD अपॉन AB। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है दैट मीन्स ये Kc स्मॉल है तो रिएक्टेंट भी बहुत, सॉरी ये Kc के साथ जो C और D जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं वो भी बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल का मतलब बहुत कम अमाउंट बना होगा, जब ये बहुत कम अमाउंट बना होगा तो इसमें से भी बहुत कम अमाउंट यूज हुआ होगा, तो बहुत कम अमाउंट यूज हुआ होगा। कुछ सोचो
केसी -37 कैटेगरी का है, तो खुद कितना छोटा है, तो इसको केसी की वैल्यू तक अप्रोच होने के लिए इसका कितना कम अमाउंट यूज हुआ होगा, इसका कितना कम अमाउंट बना होगा, इसका कम अमाउंट कम बना है तो इसका कितना कम यूज हुआ होगा। तो हम इस कंडीशन पे ये 0.482/10 जो इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी जो और एक्स अमाउंट जो खर्च हुआ इसको बनाने में, जिससे केसी इतना छोटा आ रहा है, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। बहुत लेस ही हुआ होगा ना, खुद सोचो -37 की कैटेगरी है तो कितना आया होगा, -25 भी अगर ये आ रहा होगा एक्स तो 0.0000 0.482 से अगर आप 10⁻⁻25 को माइनस कर रहे हो, 10⁻⁻25 को कहना तो बहुत ईजी है, बट लिखने में देखो कितना छोटी वैल्यू है, ये कितना छोटा होगा। इसको माइनस करोगे तो इसे क्या फर्क पड़ेगा, तो बस इसको आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट मान लोगे, लिख दोगे एक स्टेटमेंट क्या, फॉर लोअर वैल्यू ऑफ केसी एक्स कैन बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल आप एक्स को कर सकते हो, कब नेग्लिजिबल कर सकते हो, जब आप उसका इससे माइनस कर रहे हो। क्या माइनस करके आएगा, यहां नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो भैया एक्स रिड्यूस नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर वैल्यू को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। नेग्लिजिबल हम तब करते हैं जब हम किसी वैल्यू को समहाउ बड़ी चीज में जोड़ या घटा रहे होते हैं। तो जरा सुन, अब केसी इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 4x² 10, ये हो जाएगा, ये x हट चुका है तो सिंपल अगर हम बात करें ये हो जाएगा आपका कितना 0.482/10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.933/x। अब अगर इसको आप मैथ्स लगाओगे तो आराम से हो जाएगा, ये होता 2.2 × 10⁻⁻37। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स है, और इजी कर सकते हो, और इजी कर लो। ये 4x² हो गया अपॉन 10 है, ये 10 ही रहा, 0.4 ले लो, चलो छोड़ो, ये हो जाएगा 0.16, ये हो जाएगा 100 इंटू लास्ट वाला सेक्शन, ये आपका 0.093, मैंने 10 से डिवाइड कर लिया, इंटू ही था, ये 10 से 100 कट गया कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, यहाँ था 2 × 10⁻⁻37, राइट साइड में शिफ्ट कर लो, टू इंटू 10⁻⁻37 शिफ्ट कर लो इसको, ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड और फोर्थ टर्म में, तो और यहाँ आ जाओ इंटू, यहाँ सॉरी इक्वल टू कितना हो गया 4x² अपॉन ये इंटू 10 चला गया, यहाँ ये हो गया 0.16 इंटू 0.093। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, 0.09 को आप सिग्निफिकेंट रूल लगा रहा हूँ तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻37 इंटू 0.16, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 3 छोटा है 5 से ऐसे हटा दिया, 9 आगे वाले में एक ऐड हो गया, इक्वल टू 10 × 4x²। बस अब लगा दो मैथ्स, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 0.32, ये हो गया 10⁻⁻38 -37, ये 10⁻⁻1 प्रोवाइड करेगा, दैट इज 4 × 10x², ये आपका हो जाएगा, ये 0.32 यानी कि 10⁻⁻2 देगा, -2 देगा, और यहाँ देगा, ये कितना देगा 10⁻⁻3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 41 और ये हो जाएगा 8। सॉल्व कर लेना, वो तो मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, क्या पता थोड़ी मुझसे भी गलत हो रही है, आप अच्छे से करना जरा इसको। तो ये आपका हो जाएगा 8 40 x² है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 80 इंटू, मैं 10 बढ़ा रहा हूँ तो 10 -1 भी करो, -42, x आ गया आपका, x आपका आ गया 80 का मीन्स कितना हो जाएगा 7 पॉइंट नहीं 9 का हो गया ना, 8.8 इंटू 10⁻⁻21, ये x आ गया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, x आया, वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन निकालिए। तो सुनो, ये रिएक्शन थी N2 + O2 चेंज इनटू N2O, इक्विलिब्रियम पे इसकी कंपोजिशन थी
0.482 0.482 अपॉन 10 माइनस एक्स और 0.933 माइनस एक्स अपॉन 10, ये थी 2x/10। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ जो x की वैल्यू इसमें से माइनस मत करना, मैं क्योंकि हम इसको x को नेगलेक्ट ले चुके हैं। तो N2 का कंसंट्रेशन पता है कितना होगा? 0.482 अपॉन 10 इक्विलिब्रियम पे। ये x को तो हम हटा ही चुके हैं, बहुत माइन्यूट सा चेंज हुआ। तो N2 का कंसंट्रेशन कितना आ गया? 0.0482। O2 का आ गया 0.0933। इसका आ जाएगा 2x/10। 2x/10 मतलब 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी? 8.8 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 10। 2 5 जा 10। 5 से 8.8 कैंसिल हुआ कितने टाइम्स? 1.76 इंटू 10⁻⁻21। ये इसकी वैल्यू आ गई। जब हमने x निकाला ना, x हमारा फाइनल आंसर नहीं था, फाइनल आंसर था कंपोजिशन, मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है, वो भी इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम जब बना तब इसकी वैल्यू कितनी? 2x/10, इसकी 0.482 माइनस x/10, इसकी 0.933 माइनस x/10। अब यहाँ पे हम x को क्यों माइनस करें? क्योंकि न्यूमेरिकल में हम इस x को बहुत लेस वैल्यू लेके नेग्लेक्ट कर चुके हैं। आया भी तो x देखो कितनी कैटेगरी का आया, -24 माइनस किसका आया? 21 का आया। -21 का मतलब समझ रहे हो? 0.00000 आएगा। इसमें से क्या माइनस करेंगे बताओ? कितना छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? इसको हटा दिया, ठीक है। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7.9। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद Br2 एंड गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोसिल ब्रोमाइड दे रहा है कि 2NO Br दे रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जब ये दे रहा है, नाउ व्हेन 0.087 मोल ऑफ NO के कितने मोल्स है बच्चों? NO के मोल्स मुझे दिए हुए हैं, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं। NO के मोल्स दिए हुए 0.087 एंड Br2 के मोल्स दिए 0.0437। इसके मोल्स और इसके मोल्स दिए हुए हैं मुझे। आर मिक्स्ड इन अ क्लोज कंटेनर, मतलब ये क्लोज कंटेनर में मिक्स हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये मोल्स जब मिक्स हो रहे होंगे तो इनके इनिशियल मोल्स होंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे हैं, और एट इक्विलिब्रियम NOBr, जो ये NOBr है इसके मोल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, देखो 0.0518 मोल्स इसके फॉर्म हो रहे हैं, इसके मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। नाउ कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, यानी कि इक्विलिब्रियम पर NO और Br2 का अमाउंट निकालिए। देखो हर बार इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट से करेंगे जैसा हमने इससे पहले वाला किया। जब भी हम किसी भी चीज का अमाउंट लेते हैं तो पहला इनिशियल ही लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल कंसंट्रेशन में NO के हम कंसंट्रेशन लेते हैं ना, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में मोल के बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम नहीं ले रहा है, मतलब मोल के बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम नहीं है ना। अब आप सोचो कि कंसंट्रेशन में तो मोल पर वॉल्यूम आता है। अब अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, जब ये रिएक्शन जिस भी सेक्शन में हो रही है वो एक कंटेनर ही तो होगा, वो कंटेनर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा, उसको हम क्या मान सकते हैं? K मान के सॉल्व कर सकते हैं। और वो K क्या होगा? इसमें भी वॉल्यूम K की तरह काम करेगा, तो मोल्स अपॉन K, मोल्स अपॉन K, मोल्स अपॉन K। तो टेंशन मत लेना, कंसंट्रेशन को समटाइम्स हम यहाँ पे वैल्यू मोल्स के टर्म में भी लिखे। दैट मीन जब मैं कंसंट्रेशन लिखता हूँ हमेशा मैं क्या लेता हूँ? N/V लेता हूँ। N/V तीनों के लिए लेता हूँ, याद रखो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0.482 माइनस x/10, यहाँ पे भी 2x/10 लिया, वो कंसंट्रेशन ले रहा हूँ ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट पे भी आप इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मोल्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। जब क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया होता है उस कंडीशन पे वॉल्यूम सेम ही तो रहेगा उन रिएक्टेंट स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज के बीच में, वो कैसे बदल सकता है? वो चीजें वहां से उड़ के थोड़ी जा रही है, उसी के अंदर है, क्योंकि चले जाएगी बाहर तो ओपन कंटेनर हो गया, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम ही कैसे बनेगा? यानी कि वो सील पैक होगा, एक समहाउ उसको अपने बंद करा होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा?
तो हम उसको मोल पर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम वाले टर्म्स को नहीं भी लिखेंगे, तो उसका मतलब हम कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कंसंट्रेशन मोल पर वॉल्यूम में भी ले सकते हो, मोल में भी ले सकते हो। एनओ के मोल्स दिए हुए स्टार्टिंग में कितना, एनओ के मोल्स दिए हुए 0.0437 एनओ के। Br2 के मोल्स दिए हुए हैं 0.087, अच्छा ये उल्टा कर दिया, एनओ के मोल्स 0.087 दिए, Br2 के 0.0437 दिए, क्लोज कंटेनर। बट वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पर NOBr के मोल्स जो बन रहे हैं 0.0518 बन रहे हैं। ये मेरे लिए काम की चीज है, क्यों इक्विलिब्रियम पे दिए है, क्योंकि इनिशियल पे तो इसके 0 ही बन रहे होंगे, इक्विलिब्रियम पे इसके बन रहे होंगे 0.0437 माइनस कितना 2x। इसको देखो, इसके 0.0, अच्छा गलत कर दिया मैंने, इसके ये थे ना 0.087 माइनस का 2x, एनओ के ये वाले मोल्स थे, तो इसमें से 2x माइनस किया, इसमें 0.0437 माइनस का x, ये जो 0.0518 दिया है रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 है, तो दैट मींस दैट विल इंडिकेटिंग 2x। एक इसको दिखा रहा है 2x को, मोल को लेके भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इस सेक्शन का, इस सेक्शन का, इस सेक्शन का कांस्टेंट रहेगा, तो इनडायरेक्टली वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से कट जाएगा। ठीक है, तो अब जरा सुन लेना, ये इक्विलिब्रियम पर मोल है इसके 2x, जो कितना दिया है क्वेश्चन में 0.0518, ये इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स है कितना है 0.087 माइनस 2x, और ये कितना है 0.0437 माइनस x। तो इक्विलिब्रियम पे वो क्या कह रहा है, NO और Br2 के मोल्स निकालिए या उनकी कंपोजिशन बताइए। तो एट इक्विलिब्रियम NO के कितने हैं 0.087 माइनस का 2x, और 2x हमें कितना दिया हुआ है, 2x मेरा 0.0518 कैसे हुआ, 0.0518 NOBr के इक्विलिब्रियम पे बन रहे हैं मोल्स, और इक्विलिब्रियम के रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे, कोफिशिएंट 2 है तो 2x करेंगे, इसमें से भी कुछ माइनस करेंगे, 1 है तो x करेंगे, इसमें कुछ फॉर्म करेंगे मतलब जीरोस में कुछ ऐड करो, कितना ऐड करो 2 है, 2x ऐड करो, तो ये 2x बनता, बट क्वेश्चन में हमें 2x की जगह कितना दिया है इक्विलिब्रियम पे 0.0518, तो कर दो इसको माइनस 0.087 माइनस का कितना 0.0518, ये NO के निकल गए, Br2 में आप x कर देना, बस सॉल्व हो गया। आगे बढ़ रहे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7.9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7.10 7.10 में बोल रहा है एट 450 केल्विन Kp, एट 450 केल्विन Kp कितना दिया है 2 × 10⁻10 बार इनवर्स। एक रिएक्शन है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम 2SO3 गैस। इक्विलिब्रियम पे Kp वैल्यू दी है और ये आपका 2SO2 प्लस गैस प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या निकालना है, Kc निकालना है। अब ये क्वेश्चन करा चुका हूं, बार बार नहीं कराऊंगा। Kp इक्वल टू KcRT डेल्टा की होल पावर Ng। टेम्परेचर में बोल दो, इस क्वेश्चन में 450 केल्विन दिया है, ठीक है। डेल्टा Ng 2, यहाँ कितना है 3, तो 2 - 3 माइनस का बना जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब एक एक क्वेश्चनों में जो हम पहले कर चुके हैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। 7.11 सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.28। देखो एक HI का सैंपल है, 2HI गैस, 2HI गैस रिवर्सिबली चेंज H2 गैस प्लस I2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन में दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। अब वो इसमें बोल रहा है व्हाट इज दी Kp फॉर दी गिवन इक्विलिब्रियम। जैसे जनरली क्वेश्चन में गैसेस हो तो Kp पूछने के चांसेस ज्यादा है, Kc से Kp पूछ रहा है। वो क्या कह रहा है,
HI जो प्लेस किया गया है इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm। सैंपल में जो HI है, जो फ्लास्क जो आपका प्लेस किया गया है उसका प्रेशर कितना है 0.2 atm। तो प्रेशर ऑफ HI गिवन है मुझे 0.2 atm। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm। तो ये देखो HI का अगेन एक प्रेशर दिया है, वो कितना दिया है 0.04 atm। अब दो प्रेशर का क्या करें, देखो ये जो प्रेशर दिया है 0.2 atm, तो ये इनिशियल प्रेशर होगा और ये कौन सा प्रेशर होगा, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द केपी फॉर द गिवन। सुनो पहले मैं आपको बता दूं केपी क्या होगा। केपी इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2 अपॉन प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। अब जरा देखो प्रेशर ऑफ H2 I2 क्या होगा, ये सारे प्रेशर अगर KC और KP कुछ भी हो ना तो ये इक्विलिब्रियम वाले होते हैं। तो HI का प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना है 0.2, इनका कितना होगा H2 का 0, I2 का 0। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना होगा 0.2 माइनस का 2x। अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें बहुत बार समझा चुका हूं। इसका कितना होगा x, इसका कितना होगा x। अब जरा सुनो, ये 0.2 माइनस 2x HI का प्रेशर होगा, ये इनिशियल होगा, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, ये इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होगा। तो जब इक्विलिब्रियम पे अगर ये प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हमें दिया तो है, कितना दिया है 0.04। तो दैट मीन्स देखो 0.2 माइनस का 2x मुझे कितना दे दिया 0.04। तो यहां से मेरा 2x कितना आ गया देखो 0.16, x कितना आ गया 0.08 atm। प्रेशर है तो एटीएम ही रहेगा। x जब जैसे आपका 0.08 atm आ गया तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.08, ये कितना हो गया 0.08, रख देते हैं वैल्यू। यही क्यों लग रहा हूं, क्योंकि केपी केसी भैया इक्विलिब्रियम वाले टर्म्स होते हैं, इससे पहले नहीं आए थे चैप्टर में। कितना 0.08 इंटू 0.08 अपॉन 0.2 माइनस 2x, ये जो वैल्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर किसका HI का, HI का प्रेशर ये मत रख देना। हाँ ये 0.2 माइनस 2x की वैल्यू किसके इक्वल है 0.04 के होल स्क्वायर की, दैट इज 64 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई किया और खाली 10 को बाहर निकाला, -2 यहाँ से आती, -2 यहाँ से आती, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10⁻⁻4। ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 10⁻⁻4 10⁻⁻4 से कैंसिल हुआ, आंसर हो गया 4। दैट इज द आंसर ऑफ केपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेवन पॉइंट 7.12 A mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced into a 20-liter reaction vessel at this temperature. At this temperature, the equilibrium constant is this. N2 gas plus H2 gas change into 2NH3 gas. एक रिएक्शन है, N2 के मोल्स दिए, H2 के दिए और NH3 के भी मोल्स दिए और वॉल्यूम है कितना 20 लीटर। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, Kc कितना दिया है, Kc दिया है 1.7 इंटू 10⁻²। इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, Kc दिया है उसके बावजूद ये पूछ रहा है रिएक्शन मिक्सचर किस में है, इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो डायरेक्शन तो मतलब ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम पे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सेम स्पीड से हो रही है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। लेकिन नहीं है तो उस कंडीशन में या तो फॉरवर्ड में फास्ट हो रही है या बैकवर्ड में फास्ट हो रही है, तब हमें डायरेक्शन बतानी है। अब सुनो, डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास एक नया कोफिशिएंट होता था, डायरेक्शन कोफिशिएंट, जिसको QC कहते थे, याद आ रहा होगा। तो QC और KC में कुछ इंटर रिलेशन होते हैं,
बट उससे पहले आपको मैं क्यूसी बता दूं निकालते कैसे थे। क्यूसी को निकालने का तरीका केसी के सिमिलर ही होता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन केसी जैसा ही होता है। क्यूसी इक्वल टू प्रोडक्ट, गैस है तो गैस तो लेते NH3 का होल 2 N2 और H2 की होल पावर, ये 3 होगा, बैलेंस नहीं होगी, H2 की होल पावर 3, NH3 N2 H2 ये कंसंट्रेशन है, तीनों के मोल्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम भी तीनों का दिया हुआ है, तो ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। N2 का भी निकल जाएगा, इसकी भी मोल्स दिए, वॉल्यूम दिए, H2 का भी दिया हुआ है, तीनों आप निकाल लोगे तो यहाँ से आपका QC फाइंड हो जाएगा। नाउ व्हेन QC इक्वल टू KC तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो नो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन क्या कह सकते हो, नाइदर इट इज इन फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। बट व्हेन QC इज मोर देन KC होता था तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, QC is less than KC तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड। तो ये रिलेशन होते थे, QC निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं NCERT की एक्सरसाइज में इस चैप्टर की, दोनों बुकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.13, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ गैस। एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है Kc, NH3 की होल पावर कितना 4, O2 की होल पावर 5, NO की होल पावर 4, H2 की होल पावर कितना 6, ये दिया हुआ है। इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो इसको एक्सप्रेस कर सके। अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, इक्वेशन से केसी बनाते थे, अब केसी से इक्वेशन बना दो, क्या ये प्रोडक्ट साइड होगी तो पक्का राइट में आएगी, और ये आपको पता है पावर कोफिशिएंट बन जाती है 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, यहाँ क्या 4NO गैस प्लस 6H2O। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 7.14, क्वेश्चन नंबर 7.14, one mole of H2 and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin at equilibrium. 40% of water by mass react with CO according to this equation. Calculate the equilibrium constant for this reaction. ये क्वेश्चन जितने ज़्यादा ट्रिकी हो लगते हैं ना, वैसे उतने ज़्यादा होते नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है ना, इसकी लैंग्वेज इस तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। बट एक बार सुनो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। H2 गैस प्लस CO2 गैस, एक रिएक्शन थी। इस क्वेश्चन में H2 के 1 मोल है, वो आपको दिख भी रहा है, कोफिशिएंट देख लो। CO के 1 मोल है, क्लियर। ये 10 लीटर वेसल में लिए गए, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो ये दोनों लेंगे रिएक्टेंट में, इसका 1 मोल इसका 1 मोल आपस में रिएक्ट कर रहा है। वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है। हीट किया गया है 725 केल्विन टेम्परेचर तक। वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पे 40% ऑफ वाटर रिएक्ट विथ CO। देखो फिर वही दो केस बना लो। इनिशियल कंसंट्रेशन, 4 सेक्शन ले लेते हैं। H2O का 1/20, क्यों 1/20 भैया? ये 1 मोल थे, वॉल्यूम कितना है 20, कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर आता है। मैंने आपको बोला है कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर से भी सॉल्व कर लो, मोल्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है तो वॉल्यूम तो भैया जिस जगह में वो H2CO प्रेजेंट होंगे वो कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट चीजों को आप क्या कर सकते हो, वो अनचेंज रहेगी तो आप उसको छोड़ सकते हो। 1/20 और CO का भी कितना है 1/20। इनिशियल बात कर रहा हूं तो ये दोनों बेचारे कहाँ होंगे, 0 पर होंगे। नाउ वो कह रहा है इसमें 40% ऑफ वाटर रिएक्ट विथ CO। 1/20 H2O का स्टार्टिंग था, इसका 40% क्या कर रहा है,
रिएक्ट कर रहा है, 1/20 का 40% क्या होगा, 40% ऑफ 1/20। H2O के 40% की बात कर रहा है तो मैं H2O का 40% निकालना चाहता हूँ। 40% ऑफ 1/20 कितना होगा, 40/100 इंटू 1/20। 40/100 इंटू 1/20 कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 जा 4, 2/100 दैट मीन्स कितना, 1/50। अच्छा ठीक है, बट हमने आप वॉल्यूम गलत दे दिया। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम 20 नहीं दिया है, 10 दिया है। ठीक है, बाकी से तो इसका 40% निकालो। 1/10 का 40% कितना होगा, 40 इंटू 1/10 अपॉन 100, 0 0 दैट मीन्स कितना हो गया, 4/100। वो कह रहा है H2O और CO जब रिएक्ट करके H2 प्लस CO2 बना रहे हैं, H2O का मोल 1 है, CO का मोल 1 है और 10 लीटर का वॉल्यूम है। तो इनिशियल तो ये हो गया, अब इनिशियल ये हो गया 40% वो अमाउंट है H2O का जो CO से रिएक्ट है। तो इसका 40% का मतलब 40% कितना है हमारा, 4/100। 40% कितना है हमारा, 4/100। तो मेरी बात सुनो, इसका वो अमाउंट 4/100 अगर आपको देखो हम माइनस करते थे कोफिशिएंट को देखते हुए, तो ये 1 है और ये 1 यानी कि यहाँ पे हम x लेते थे तो x की वैल्यू कितनी है, 4/100 को रेफर कर रही है। तो यहाँ पे भी तो 1 ही है, तो यहाँ पे भी कितना यूज हो रहा होगा, 4/100। सेम यहाँ भी तो x ही बनेगा, कितना, 4/100। यहाँ पे कितना बनेगा, 4/100। हो गया इजी। हम इक्विलिब्रियम पे जब कंसंट्रेशन लेते थे तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग माइनस करते थे ना, इसमें से 1 है तो x माइनस किया, यहाँ पे कितना 1 है x, यहाँ पे 1 है तो x फॉर्म किया, अभी 4/100 कैसे आया। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे H2O के केवल 40% रिएक्ट कर रहे हैं CO से, तो 40% किसके, उसकी वैल्यू के। 1/10 का 40% कितना आया, 4/100। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है KC निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ये तो सॉल्व है, ये हो जाएगा आपका 110 6/100 आ जाएगा ये सॉल्व, ये वाली वैल्यू, ये भी कितना 6/100। तो KC कितना होगा, अब देखो KC इक्वल टू क्या, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं, देखो KC इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि कितना 4/100 इंटू 4/100, होल स्क्वायर नहीं कर सकता, कर रहा हूं क्योंकि है ही नहीं। यहाँ कितना 6/100 इंटू 6/100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16/36। आंसर निकालो। यूनिट नहीं आएगी इस बार क्योंकि सब कोफिशिएंट सबके 1 1 है, तो सब सेम यूनिट प्रोवाइड करेंगी कंसंट्रेशन की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, at 700 Kelvin temperature, equilibrium constant for this reaction is this। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब बाकी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा शायद हो सकता है उतना ज़्यादा टेंशन, मतलब उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें परेशान ना करे। देखो एक रिएक्शन दी है 700 केल्विन पे, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 54.8 दिया हुआ है केसी इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो बात कर रहा है वो बोल रहा है उसके आगे, for this reaction at 700 Kelvin temperature the equilibrium constant is 54.8 if 0.5 mole per liter of HI, मोल पर लीटर बोल रहा है ना तो KC ले लिया, 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI की बात कर रहा है, is present at equilibrium। वाओ, 0.5 मोल पर लीटर HI के मोल्स, HI 0.5 मोल पर लीटर अमाउंट ऑफ HI प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर HI का कितना अमाउंट प्रेजेंट है,
0.5 मोल पर लीटर, मतलब ये अमाउंट बना है। व्हाट आर दी कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, ठीक है, हमें H2 और I2 का क्या करना है, कंसंट्रेशन बताना है। कंसंट्रेशन कौन सा बताना है कि जब 0.5 मोल पर लीटर इक्विलिब्रियम पर इसका ये अमाउंट बना है तो उस समय इसका कितना होगा, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम पर जब इसका अमाउंट बनता है तो उसका कुछ खर्च होता है। अब इसका कितना होगा, देखो कैसे करें। फिर वही बात, इनिशियल H2 का इनिशियल अमाउंट H2 का कितना लेना चाहिए हमें, इनिशियल, अब इनिशियल भी पता नहीं है। देखो इनिशियल ये 0 होगा, सपोज ये होगा वैल्यू, इनिशियल नहीं पता ना हमें दोनों का, x होगा, x माइनस यहाँ पे x माइनस कितना होगा वैल्यू, अब हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे x ले लिया तो इसको p ले लो, x माइनस पी, यहाँ पे कितना x माइनस पी, दैट इज फ्रॉम 2p, एच आई के रिस्पेक्ट में 2p बनेगा। ये इनिशियल हो गया, ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन हो गया। सुनो, Kc इक्वल टू 2p का होल स्क्वायर, ये प्रेशर नहीं है, ये कांस्टेंट है, प्रेशर p से दिक्कत हो रही है तो q ले लो, टू की का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हमें Kc गिवन है, 2q की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 0.5, 2q की वैल्यू कितनी 0.5, 2q 0.5 है तो सुनो, 2q जब 0.5 है तो q को मैं 0.25 ले सकता हूँ। अबे 2q क्यों आया, क्योंकि ये 2hi बन रहे थे, दैट्स वाई। और ये 2q को 0.5 क्यों लिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर hi के 0.5 बने, तो इट मींस 0.5 इक्वल टू 2q, तो यहाँ पे हमने q रख दिया। तो ये Kc देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 58 पॉइंट, कितना दिया है Kc, 54.8, Kc दे दिया 54.8, ये हो गया 0.5 का 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 आपको वैल्यू देगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2q 0.5 है, गलत कर रहा हूँ, 2q 0.5 है, 2q 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, x माइनस कितना 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देखो कैसे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा, सुनो, x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25 अपॉन 54.8, ऐसे भी कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट 0.25 अपॉन 54.8, थोड़ा बहुत चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट ले जा सकते हो आप लोग। देखो ये हो गया आपका 0.5 का स्क्वायर, अभी करा ही था, 54.8, इसका अंडर रूट कितना होगा, देखो 54.8 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 7 के ज़्यादा क्लोज है, तो 7 के ज़्यादा क्लोज है, आंसर 7.43 अप्रोक्स। x माइनस 0.5 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो 0.5 को 7.43 से, ये आइडिया तो आंसर अप्रोक्सीमेट जाएगा बट उतना ज़्यादा गलत नहीं होता, सही माना जाएगा। 0.5 अपॉन 7.43 को हम लिख सकते हैं, 3 को हटा दो चलो, 0.5 यानी 5 अपॉन 74, ये मैं डिवाइड करा पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 बड़ा 4.5 फिर जीरो स्मॉल हो गया, ठीक है। 74 अपॉन 50 दैट मीन्स 0.0, फिर आपका 0 जाएगा सबसे, 6 टाइम जाएगा, तो ये x की वैल्यू आपकी सॉल्व किया जाएगी 0.56 कह रहा हूँ, x 0.56 आ गया, x 0.56 आया बच्चों आपका x, और H2 का जो कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा 0.56 माइनस का 0.5, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 0.06, तो ये आपका दोनों की 0.06, इसका भी आएगा, इसका भी x माइनस क्यू, तो इसका भी 0.06 आएगा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7.15, ठीक है।
चलो